रजिस्ट्रेशन हाँ हाँ सर बोलिए बोलिए। 1900। हाँ हाँ हटा दो। हटा दो हटा दो। उसको पकड़ लिए सर, चालू कर दीजिए, ऑन अरे कर दिए। ठीक हाँ है जो है। तो पढ़ा है आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन एक्ट? नहीं पढ़ा है जो है। क्या इम्पोर्टेंस है रजिस्ट्रेशन एक्ट की? टीपीए पढ़ा है? टीपीए पढ़ा है? सेक्शन 3 रजिस्ट्रेशन को डिफाइन किया गया है। क्या जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन की? सिंपल सी क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? अब आवाज़ नहीं पहुँच रही है। अच्छा, आवाज़ नहीं हाँ हाँ आ रही है आवाज़? आ रही नहीं आ रही? तो हमारी आदत नहीं है जो है, हम लोग तो जो है ठीक है। अब देखिए सिंपल सी कंडीशंस हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है डिवाइडेड इन 15 पार्ट्स, टोटल 93 सेक्शंस। ओनली सम सेक्शंस आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक, सेक्शन 1 and 2 इज ए जनरल एंड डिफिनीशन। ठीक, अब रजिस्ट्रेशन एक्ट का इम्पोर्टेंस सिर्फ इस कंडीशंस में आता है कि जब कोई भी प्रॉपर्टी एलिनेट की जाती है, आइदर मूवेबल आइदर इमूवेबल। आप लोगों को टीपी में पढ़ाया गया है, अगर 100 रुपीज़ या एबव 100 रुपीज़ प्रॉपर्टी है इमूवेबल तो उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट, यही पढ़ाया गया है। ठीक, तो उस कंडीशंस में जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल करता है। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल एक ही कंडीशंस में नहीं करता है, इसके लिए 2-3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशंस होती है कोई प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड कराई गई हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई जो है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स है उसको भी जो है रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशंस ये होती हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट में कि किस स्टेज पे रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है। सिंपल सी कंडीशंस है, दिमाग में उठा ले, बिल्कुल टेक्निकलिटी में जाइए। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, प्रॉपर्टी का नेचर क्या होता है? ट्रांसफरेबल। कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ठीक है, मूवेबल या इमूवेबल। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जो प्रॉपर्टी होती हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं होता। अब सपोज दैट आप लोगों ने जो है सेक्शन 5 टीपीए पढ़ा होगा, सेक्शन 5 टीपीए पढ़ा है तो उसमें स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि एक फैमिली सेटलमेंट होता है। फैमिली सेटलमेंट या फैमिली सेटलमेंट मोड ऑफ ट्रांसफर है या नहीं? ट्रांसफर है, वैलिड ट्रांसफर है। फैमिली सेटलमेंट इज ए वैलिड ट्रांसफर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द टीपीए, वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो उसकी लीगल वैलिडिटी क्या हो? उसकी लीगल वैलिडिटी के लिए एक प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया। अब ये प्रोसीजर्स जो है क्या है, वो एडॉप्ट किया गया रजिस्ट्रेशन कि पर्टिकुलर जो है प्लेस पे जो है रजिस्ट्रेशन ने किया। बहुत लंबा ना जा करके जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। फर्स्ट कोड ऑफ लॉ इन वर्ल्ड मालूम है किसे? फर्स्ट कोड लॉ इन वर्ल्ड हम्मुराबी जो है जो है फर्स्ट है उर-नमून। सुमेरियन किंग ने है कितने 2100 से 2050 के बीसी में आए। उसके बाद हम्मुराबी में प्रिंसिपल क्या है? हम्मुराबी इज नॉट ए जो है सिविल लॉ जो है। हम्मुराबी क्या कहता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिमिनल लॉ में जो है डिटरेंट थ्योरी पढ़ा है, आई फॉर आई टीट फॉर टी। हम्मुराबी उसको ठीक है जो है हम्मुराबी
कब का है? 1720 का है, ठीक है। उसको कहा जाता है कोडिफाइड लॉ, फर्स्ट कोडिफाइड लॉ। लेकिन फर्स्ट कोड ऑफ लॉ इन वर्ल्ड उर नमू जो है सुमेरियन किंग हम्मुरबी का राइटर कौन है? अकाडीन, ठीक है। ये सिंपल सी कंडीशन। तो हम्मुरबी में कुछ कंडीशंस जो है लॉ ऑफ एविडेंस की बताई गई, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन उर्नमू फर्स्ट टाइम जो पाया जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो है, जहाँ पे जो है ओरिजिन, उसको बाद में जो है रोमन लॉ में अडॉप्ट किया गया। रोमन लॉ के बाद इंडियन लॉ में फर्स्ट टाइम कब अडॉप्ट किया? 1864 में। 1864 में अडॉप्ट किया गया। 1864 में कंडीशंस क्या थी कि जो सोसाइटी में ट्रांसफर्स होते थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा महाजन, सुना था? पहले जो है लोग पैसे देते थे, ये सब चीज़ें करते थे, तो उसके लिए एक जो है रुक्का लिखवाते थे। रुक्का शब्द सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना है, थोड़ा प्राचीन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशंस में जो, हाँ हवा नहीं आ रही अब? अच्छा, एक्चुअल में मेरी हाल नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी। तो उस कंडीशंस में जो है, अब आ रही है आवाज? ठीक है, जो है 1864 में जो है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है एडॉप्ट किया गया, लेकिन उसमें जो है कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी। उसके बाद जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये किस टाइम? ये फिफ्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट। फर्स्ट टाइम 1864 में, सेकेंड 1866, थर्ड 1871, फोर्थ 1877। आप लोगों को ये भी मालूम होगा टीपीए में जो है एक अमेंडमेंट हुआ था 1929 में, पढ़ा? किस केस के तहत हुआ? कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, बड़ा ही लीडिंग केस है प्रीवी काउंसिल का जो है, शंकर लाल का जो है, ठीक है, जो है उस केस के तहत। अब जब 1877 में जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट बना, तब उसमें कंडीशन सिर्फ क्या थी कि उस टाइम पे जो प्रॉपर्टीज जो आपके जो है अभिजात वर्ग होते थे, जो हायर सोसाइटीज में जो ट्रांसफर होती, रियासतों में जो ट्रांसफर्स होते थे, उनके रजिस्ट्रेशंस के लिए था। लेकिन कंडीशंस क्या हुई उसके बाद? जो जैसे जैसे रोमन कॉन्सेप्ट थर्ड लॉ कमीशन बना, थर्ड लॉ कमीशन ने जो है इंडियन रजिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किए। बस इतना ही जानना जरूरी है और कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि सेक्शंस पूछ लिए जाएंगे और जो है क्या करनी चाहिए। अब आप लोगों को सिंपल सी एक बात बताते हैं कि क्यों रजिस्ट्रेशन एक्ट की जरूरत है। बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसको आराम समझिएगा। अब सिंपल सी कंडीशंस होती हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई, जैसा मैंने अभी बताया, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या किसी जो है हाइपोथेटिकल पर्सन्स को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है? हाँ, सेक्शन 5 ऑफ टीपीए क्या कहता है? वन लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन। तो ये सिंपल सी कंडीशंस हैं जो है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट इन्हीं कंडीशंस पे एप्लीकेबल करता है और किसी भी कंडीशंस पे एप्लीकेबल नहीं करता है। अब लिविंग पर्सन्स जो है खुद ओनर हो सकता है, जिसके पास राइट टाइटल इंटरेस्ट हो वो ट्रांसफर कर सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको असाइन किया गया है, ऑथराइज किया गया है। एक शब्द इस्तेमाल होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, जानते हैं इसके बारे में? पावर ऑफ अटॉर्नी डिफाइन है स्टैम्प एक्ट में सेक्शन 2 सब क्लॉज 21 में, ठीक है। सिंपल सी कंडीशंस है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन्स को जो है ट्रांजैक्शंस के लिए जो है ऑथराइज किया जाता है। ऑथराइजेशन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन इन यूपी। यूपी में कंडीशंस क्या है कि केवल ब्लड रिलेशन में ही पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती, ठीक है। अब जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो है उपयोग कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट का उपयोग जैसा अभी पता है
सिंपल सी कंडीशंस है। कोई एक प्रॉपर्टी आप लोगों को मालूम है 100 रुपये या उससे अधिक की, उसके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ये बिल्कुल कंफर्म है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो उस कंडीशंस में जो है एक जो है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हर स्टेट में बनाया गया, उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। वो इस्टेब्लिशमेंट जो है आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिया गया है। वो इस्टेब्लिशमेंट है आपका जो है पार्ट 2 में सेक्शन 3 to 60। अब आप लोग सिंपल सी कंडीशन समझिए। किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसको प्रमुख सचिव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट डील करता है आईजी इंस्पेक्टर जनरल से, नॉट ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ठीक है। सेक्शन 3 डील्स जो है आईजी। इस्टेब्लिशमेंट पार्ट 2 में है, याद कर लीजिए, और कुछ नहीं। इसमें सेक्शंस ही सेक्शंस है। क्या ड्यूटीज हैं, किस किस जिले में जो है। अब आप लोगों को मालूम है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को सेक्शन 16 सीपीसी मालूम है क्या कहता है? सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टेब्लिश है वहीं पे सूट फाइल किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से कंडीशन जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो उस कंडीशंस में जब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या किया है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाए, और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जो है सुचारू रूप से काम करे, उसके लिए क्या किया है, उनको जो है डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है, हेड ऑफिस यूपी का कहाँ है? प्रयागराज में। सिविल कार्यालय कहाँ है? गोमती नगर में, ठीक है। गोमती नगर में आईजी बैठते हैं। हायरार्की क्या होती है? आईजी, एडिशनल आईजी, डीआईजी, एडिशनल डीआईजी, असिस्टेंट डीआईजी, एआईजी, एआईजी फर्स्ट, एआईजी सेकेंड, ठीक है। सब रजिस्ट्रार, पीसीएस से जो है अपॉइंटमेंट होता है सब रजिस्ट्रार, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट। अब कंडीशंस क्या है कि जब किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट्स में, अब यू लखनऊ में ले लीजिए, लखनऊ एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन लखनऊ में जो है केसरबाग में भी रजिस्ट्रार ऑफिस है। गए हैं आप लोग? नहीं गए? मोहनलालगंज में भी है, बिजनौर में भी है, ठीक है नहीं है? गए हैं? नहीं गए हैं? कभी कभी घूमते टहलते चले जाया करिए, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है कि जो है इन सब, यहाँ पे कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर सब रजिस्ट्रार, ठीक है। रजिस्टरिंग ऑफिसर्स सब रजिस्ट्रार, ठीक है, जिनको पावर्स दी गई हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को जो है रजिस्टर्ड करने की पावर किसके पास है? सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार का पॉइंट कहां से होता है? पीसीएस, ठीक है। तो उस कंडीशन में सब रजिस्ट्रार की पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, उसके लिए लॉ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब सब रजिस्ट्रार्स को जो है कुछ पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स को कहां से जो है एक्सरसाइज करता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब कंडीशंस क्या है? कोई भी एक डॉक्यूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट, जिसको हिंदी में विलेख बोलते हैं, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं किसी भी विलेख। अब सपोज दैट मोड ऑफ ट्रांसफर अलग अलग है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर सेल है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी जा सकती है, ठीक है, कोई मॉर्गेज की जा सकती है, ठीक है, किसी को एक्सचेंज किया जा सकता है। ये सब पढ़ाया है ना टीपे? टीपे तो सबने पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? कि मैं गलत बोल रहा हूँ? मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है? टीपीए में सबको डिफाइन किया है। सेक्शन 54 में आपका सेल को डिफाइन किया गया है,
गिफ्ट को डिफाइन किया गया, सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा सर, 122 है जो है, ठीक है। मॉर्गेज को डिफाइन किया गया है। ये सब मोड ऑफ ट्रांसफर है। जो मोड ऑफ बंच होता है जिसको कहते हैं बंच, ट्रांसफर बंच बोलते हैं, तो उसी में सब एक पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को जो है वो वैलिड कब होगा ट्रांसफर, जब रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल करेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट कैसे एप्लीकेबल करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिपेयर बिटवीन टू पार्टीज, एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट में जो है इस बात के लिए जो कंसेंसस बनी कि आप जो है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल का तो जो है रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो है मूवेबल कंडीशंस में आती हैं, जो अब सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। Section 17 and 18 is the most important section. Section 17 deals compulsory registration. Items provided under Section 17 compulsory registration, but subclass 2 create exception. Section 18 is जो है optional. अभी हमने आप लोगों से पूछा था family settlement. Family settlement is a valid mode of transfer. But registration is not required. Registration is not required. On the basis of family settlement, you should file a declaration suit before any civil court, according to the valuation. ठीक? According to the valuation का मतलब समझ रहे हैं? जब आप न्यूली अपॉइंट होंगे, ठीक है, यूपी में पीसीएस है, तो एडिशनल सिविल जज की पोस्ट पे जाएंगे, तो आपकी पिक्यूनरी लिमिट कितनी, सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी, पिक्यूनरी लिमिट कितनी, 1 लाख। जैसे ही आप प्रमोट हो, प्रमोशन पाएंगे, सिविल जज बनेंगे, तो आपकी जो पास पिक्यूनरी लिमिट हो जाएगी 5 लाख, सीनियर डिवीजन अनलिमिटेड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द जो है पिक्यूनरी लिमिट्स जो है सूट फाइल, ठीक है। तो अब इस कंडीशंस में क्या होता है, फैमिली सेटलमेंट ऑप्शनल है, आप चाहे तो रजिस्टर्ड कराएं, चाहे रजिस्टर्ड ना। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे फर्स्ट चीज रिक्वायरमेंट क्या होती है, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे बिटवीन टू पार्टीज एग्रीमेंट, क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेम कंडीशंस होती। अब दो पार्टीज एग्री हुई, ठीक है, उन्होंने कहा पर्टिकुलर एक्स प्लॉट को जो है, एक्स प्लॉट का राइट एंड टाइटल इंटर कहाँ गया है ना, मार्कर, एक्स प्रॉपर्टी का राइट टाइटल इंटरेस्ट किसके पास, मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए की ये हो सकता है पेरेंटल प्रॉपर्टी हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, मिस्टर एक्स को जो है बाई कुछ भी कोई भी कंडीशंस हो कि वो उसको जो है कुछ पैसों, वो सोचता है कि ये प्रॉपर्टी एक्स जो है मैं सेल आउट कर दूं। सेल आउट करने के लिए एक प्रपोजल, मिस्टर बी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, लेकिन एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ कैसा होगा, अब दो कंडीशंस होती हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट में। रजिस्ट्रेशन एक्ट की दो कंडीशंस होती हैं, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी अकॉर्डिंग टू द जो है प्रेस्क्राइब डीएम सर्किल रेट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, ठीक है। अब ये कंडीशन था, एक्स प्रॉपर्टी, मिस्टर ए के पास राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट, मिस्टर बी एक्स प्रॉपर्टी को। अब इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट कब एप्लीकेबल, अब इस प्रॉपर्टी को बेचना है तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक जो है डीड जो है प्रिपेयर की जाएगी, सॉरी अब डीड जब प्रिपेयर की जाएगी, डीड के पर्टिकुलर्स क्या होंगे, वो सब सेक्शंस में मैं आपको सिर्फ, अब डीड के पर्टिकुलर्स क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड, वहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा। आप रहने वाले कहीं भी, प्रॉपर्टी अगर लखनऊ की है तो लखनऊ में ही रजिस्ट्रेशन,
ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी लखनऊ के मोहनलालगंज जो सब डिवीजन में है तो मोहनलाल में, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड इस्टेब्लिशमेंट में जो, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशंस क्या होती है, ये डीड। डीड की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? डीड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कोई भी प्रॉपर्टी, एक्स प्रॉपर्टी, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। अब प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है कि एक जो है स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑथराइज कर रखा है, किस लिए कि आप पर्टिकुलर जो है लखनऊ की प्रॉपर्टी या किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टी के जो है उसका जो है वैल्यूएशन लिस्ट रिलीज करें, ठीक है। तो एक जो रहता है डीएम सर्किल रेट, डीएम ये क्या है, अब स्टाम्प ड्यूटी जाएगी डीएम सर्किल रेट पे। लेकिन इसके साथ एक क्लॉज और है, दूसरा क्लॉज क्या है, इसी को प्लस करते हैं, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ठीक। इनमें से जो ज्यादा होगी उस पर कितना जाएगा, 7%। ये यूपी का है, किसी दूसरे स्टेट का मुझे नहीं मालूम, 7% जाती है स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशंस क्या है कि एक डीड आप तैयार करेंगे, डीड में जो है पर्टिकुलर चीजें, बायर का नेम, सेलर का नेम, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नंबर। अब जो ये डीएम सर्किल रेट होता है ना, इसकी स्पेसिफिकेशन समझ लो। जिस पर्टिकुलर जो है एरिया में सिचुएटेड होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड अलॉट किया जाता है। जो लिस्ट निकलती है, आप लोग कभी जो है जाकर के देखिए, तो लिस्ट होती है, उसमें कोड अलॉट किया जाता है, ठीक है। उस कोड के बारे में भी जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट में ही बताया गया, ठीक है। वो जब कोड अलॉट होगा, उस कोड के आगे पर्टिकुलर आपके यहाँ जो है याद है कोई ना कोई वार्ड में डिवाइड होता है। सपोज दैट यहीं का जो है क्या वार्ड लगता है, यहाँ का इधर इस साइड में जो वार्ड होगा, सब शहीद भगत सिंह वार्ड सुनते हैं ना, पार्षद के इलेक्शंस होते हैं वार्ड के हिसाब से होते हैं ना, वहीं पे कॉर्पोरेटर चुने जाते हैं ना। तो जहां से कॉर्पोरेटर चुने जाते हैं उसी से जो वार्ड का नाम होता है उसको एक कोड अलॉट कर दिया जाता है। उस वार्ड में जितनी भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती हैं उन प्रॉपर्टीज का जो है वैल्यूएशन डीएम सर्किल रेट पे मेंशन होता है। अब मेंशन होता है तो उसके लिए कंडीशंस क्या होती है, उसमें भी कंडीशंस क्या है, 9 मीटर चौड़े मार्ग पे है, 12 मीटर चौड़े मार्ग पे है, 18 मीटर चौड़े मार्ग पे, तो ये सब कंडीशंस जो है उसमें लिखनी पड़ती हैं डीड में, ठीक है। ये सब चीजें डीड में लिखनी पड़ती हैं। ये सब चीजें जब लिखेंगे तभी प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर्ड। इसी के साथ साथ क्या होता है, जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, जब ये कंडीशंस फुलफिल होने के बाद में रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होता है। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट जब अप्लाई होगा तो कंडीशन क्या होगी, जैसे ही आप डीड प्रिपेयर हो जाएगी, डीड प्रिपेयर होने के बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट करते हैं। जब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट करते हैं तो वहां पे आपको एक जो है क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट देना पड़ता है। सेलर बायर का स्टेटमेंट्स होता है, एक फॉर्मल है, रिटन में होता कुछ नहीं, आप लोगों को मैं बताया देता हूँ। कभी न कभी जो है सब रजिस्ट्रार डैश पे बैठता है, वो अपने चैम्बर में ही बैठा रहता है, ठीक है। इन प्रैक्टिकल वे में जो है जो होता है, लेकिन नियम यही है कि जितनी भी जो है डीड प्रोड्यूस की जाएगी वो सब रजिस्ट्रार के सामने ही प्रोड्यूस की, ठीक है। तो उस कंडीशंस में जो है क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है जब प्रोड्यूस की जाती है तो एक जो है 2001 में अमेंडमेंट हुआ। 2001 से पहले क्या था, ठीक है, जैसे प्रोड्यूस किया जाएगा डीड तो सबसे पहले किस बात को जो है एग्जामिन करेगा रजिस्ट्रार ऑफ सब रजिस्ट्रार, क्या बायर सेलर के जो है सभी फिंगर्स इंप्रेशंस है या नहीं,
चाहे वो साइन कर लेता हो चाहे ना, ठीक। लेकिन 2001 में सेक्शन 32A जोड़ा गया, सेक्शन 32A जोड़ा गया, उसमें स्पेसिफिक कह दिया गया 2001 से पहले बायर सेलर्स की जो है फोटोग्राफ्स भी डीड पे नहीं चिपकती, लेकिन 2001 के बाद से जो है बायर एंड सेलर बोथ की जो है पासपोर्ट साइज की फोटो एफेक्स की जाए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा जो है प्रोसीजर है एडॉप्ट किया, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा डीड तैयार हुई, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन हो गया, बायर सेलर का आइडेंटिफिकेशन हो गया, जो है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो आइडेंटिफिकेशन हो गई, प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये सब कंडीशंस हो गए फुलफिल, ये सब कंडीशंस स्पेसिफिक। अब कंडीशंस आती है कि जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू लगाई गई है वो सेल हुई, ठीक है, इसके लिए एक चार्ज है, ठीक है, उसमें नहीं जाना है, वो आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, वो आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। तो उस कंडीशंस में जो है जैसे ही डीड तैयार होती है तो डीड में एक क्लॉज होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को कहाँ डिफाइन किया गया? टीपीएम में कहीं डिफाइन किया गया? सीपीसी में डिफाइन किया गया? ये एग्जीक्यूशन को टीपीएम डिफाइन किया गया? सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया? नहीं डिफाइन किया गया। पढ़िएगा, कोई बात नहीं। अब कंडीशंस क्या है कि जो है कोई भी डीड एक प्रिपेयर हुई जिसपे रजिस्ट्रेशन है, अभी सेक्शन वाइज सब बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम है। अब ये कंडीशंस है कि डीड तैयार हुई, बायर का भी सिग्नेचर हुआ, सेलर का भी सिग्नेचर हुआ, लेकिन उसकी वैलिडिटी कैसे होगी, कैसे जानेगा कि जो है मिस्टर ए ने ही डीड को एग्जीक्यूट किया है? तो उसके लिए कंडीशंस क्या बताई गई हैं कि जो है कम से कम जो है एक विटनेस जो है होना चाहिए। पुरानी वाली इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 68 है, पढ़िएगा। मुझे नए वाले के सेक्शन अभी नहीं याद है क्योंकि मैंने पढ़ा, ठीक है। उसमें सेक्शन 68 ओल्ड एविडेंस एक्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसको लॉ द्वारा रिक्वायर्ड किया गया कि इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसको कैसे रजिस्टर्ड माना जाएगा? जब तक कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस प्रोड्यूस लिखा हुआ है सेक्शन 68 में। नए वाले सेक्शन से जो है कंपेयर कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, जो है मुझे याद नहीं है इस टाइम पे जो है, ठीक है। तो वहाँ पे इसी के साथ साथ क्या है, इंडियन सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 63 सब क्लॉज सी, वहाँ पे भी स्पेसिफिक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर जो है रजिस्टर्ड किया जाएगा तो एक विटनेस। लेकिन इन प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है, कम से कम 2 विटनेस की जरूरत पड़ती है, उसको भी डीड में मेंशन किया जाता है विद फोटोग्राफ। ये भी कहां कब आया? 2001, ठीक है। तब ये सब कंडीशंस हैं जो है, समझ में आया? एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन मोड्स बहुत से होते हैं, जिस तरीके से एक तो ये सेल की प्रोसेस बताइए, कोई भी प्रॉपर्टी सिंपल सा ट्रांजैक्शन है सेल आउट करना। अब कंडीशंस है कोई गिफ्ट करनी, गिफ्ट की जा सकता नहीं की, गिफ्ट मोड ऑफ ट्रांसफर में आता है। गिफ्ट में जो है कंसिडरेशन मस्ट है, नहीं क्यों? ठीक है, लव एंड अफेक्शन से, ठीक है। तो टीपीएम में सेक्शन 122 में मूवेबल प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट होगा उसी का रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ठीक है। अदरवाइज मूवेबल प्रॉपर्टी आपको किसी को अपने जो है, कार मूवेबल है, इमूवेबल है, व्हीकल मूवेबल है, इमूवेबल मूवेबल, कभी भी इमूवेबल हो सकती है,
अगर किसी म्यूजियम में रखी है तो मूवेबल है इमूवेबल? कोई बात सही है, थोड़ा सा जो है जब ट्विस्ट नहीं होता चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। अब यही कंडीशंस है। जनरली इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो लगता है किस पे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक आप लोगों को समझने के लिए, ये कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं, यूनिवर्सल वहां पे सेक्शन 17 में जो है, आप लोग खोल के देखिए, सेक्शन 17 में जो है एक लिस्ट दी गई है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट क्लॉज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्लॉज मिला। अब सेकेंड क्लॉज क्या है? अब सपोज दैट, ये मान लीजिए कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके वेस्टेड इंटरेस्ट में नहीं है, तो क्या आप कर सकते हैं ट्रांसफर? वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट समझते हैं? वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट सेक्शन 21 ऑफ टीपीए 90, सॉरी अब इतना याद नहीं है, जो 19 है, 21 कुछ कंटिन्यू, ठीक है। क्या बेटा इसकी है बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट मतलब आफ्टर डेथ आफ्टर डेथ नहीं आफ्टर डेथ ऑफ द ट्रांसफर नो। हाँ, तो भी वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इन योर ओनरशिप, इन योर ओनरशिप यू कैन ट्रांसफर टू अनदर पर्सन फ्रीली, किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते। अब सपोज दैट कोई भी एक जो है प्रॉपर्टी है, सपोज दैट इसी प्लॉट को मान लीजिए, ये प्लॉट जो है मिस्टर ए के नाम पे है। जब तक मिस्टर ए जिंदा है तब तक मिस्टर ए में वेस्ट है। अब मिस्टर ए के जो है दो बेटे हैं, S1 एंड S2। जब तक मिस्टर ए जिंदा है तब तक इनका राइट कैसा है? कंटिन्यूएट। लेकिन अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा, अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा वेस्टेज इंटरेस्ट माना जाता है। कोई बात नहीं, जो है वो तो सक्सेशन की बात हो गई, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए जो है यहाँ पे अब कंडीशंस क्या है? कोई भी एक प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर्ड किया जा सकता है, चाहे आपके पास वेस्टेड इंटरेस्ट हो या कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। सब क्लॉज भी पढ़िए 17 का, कोई लोग पढ़िए। Other non-testamentary instrument which purports or operate to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, underline कर लीजिए, any right, title and interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees and upwards to or in immovable। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स है। अगर कोई विल है तो विल का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। विल का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। विल का रजिस्ट्रेशन बेटा मस्ट है। देखिए, आप यूपीजेडएलआर की बात कर रहे हैं। यूपीजेडएलआर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में जो है 2004 के बाद क्या किया गया, अगर कोई विल करते हैं, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, बट इन जनरल टर्म अदर देन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। और ये सिर्फ यूपी में है बेटा, ठीक है, ये सिर्फ यूपी में। वो यूपी और रेवेन्यू कोड में भी जो है सेक्शन 108 में रेवेन्यू कोड में अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, सिमिलर प्रोविजन। लेकिन कंडीशंस क्या है कि जो है विल इज नॉट, सेक्शन 18 को पढ़िए,
सेक्शन 18 का सब क्लॉज ई, डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, लिखा हुआ है सब क्लॉज ई में। विल इज विल रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड, लेकिन अगर नॉन रजिस्टर्ड विल है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो है कंडीशन। अब देखिए एक चीज मैंने आप लोगों को बताई, बता देता हूं थोड़ी। अब कंडीशंस क्या है, रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, रजिस्टर्ड हुआ डॉक्यूमेंट, तो वहां पे कुछ बुक्स रखी जाती है, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3 एंड बुक नंबर 4। ये आपके ऑप्शन जो है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुक नंबर फर्स्ट में जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं, सेल डीड, ठीक है, तो उस कंडीशंस में होते हैं। उनकी एंट्री क्या होती है, आप लोग कभी भी कोई भी जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट देखिएगा किसी भी स्टेट का, आपने यूपी का ही देखेगा, तब उस कंडीशन में देखिएगा पीछे सबसे पीछे स्टैंप लगा होता है, ठीक है, जिसपे पेज नंबर, क्रमांक नंबर, सीरियल नंबर सब लिखा होता है, ठीक है। वो उसको क्या बोलते हैं, सेक्शन 60 पढ़िए, सेक्शन 60। Excuse me, sir. The board is not visible. ओ ओके बेटा, सॉरी, The board is not visible. बुक इज नॉट विजिबल। अच्छा, बोर्ड इज नॉट विजिबल। कुछ नहीं बेटा, खास नहीं लिख रहा हूँ जो है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको जो है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ जो है कुछ बुक्स जो है रखी जाती है, उनका प्रोविजंस कहाँ पे है, मैं प्रोविजंस ही आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। आप लोग प्रोविजंस को देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ जो है। सेक्शन 51 को पढ़ें, सेक्शन 51 आप भी देखिए, अपने बैरेट में देखिए। रजिस्टर बुक्स टू केप्ट इन द सेवरल ऑफिसेस। बुक नंबर 1, रजिस्टर ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। बुक नंबर में क्या क्या जो है एंट्रीज होंगी, जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स होंगे, और वो किससे रिलेटेड होंगे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कंडीशंस क्या है कि कोई जो है सेल डीड आई, ठीक है, सिंपल सी चीज समझिए, सेल डीड एग्जीक्यूट होने के लिए आई, एक्स प्रॉपर्टी ए और बी ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के सामने प्रोड्यूस किया, सब रजिस्ट्रार में उसमें ऑब्जेक्शंस लगा, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। क्यों रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, उसका कोई भी कारण हो सकते हैं, वैल्यूएशन कम है, ड्यूली स्टाम्प्ड नहीं है, विटनेसेस के सिग्नेचर्स नहीं है, फोटोग्राफ्स नहीं है, ठीक है, और जो है आपने जो है डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, आपने जो है जो पर्टिकुलर्स मेंशंस किए हैं वो पर्टिकुलर्स वेग एंड फ्रिवलेस है, किसी भी ग्राउंड्स पे जो है ये रजिस्ट्रार के पास पावर्स है। अगर रिफ्यूजल किया है किसी भी डीड को जो प्रेजेंट हुई है सब रजिस्ट्रार, तो इसकी एंट्री कहां पे करेंगे, बुक नंबर 2 में। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड ऑफ रीजन फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर। क्लियर है। अब देखिए स्पेसिफिक बुक नंबर 3, जिसको हिंदी में बोलते हैं बही, जो आम बोलचाल की भाषा में जो स्टैंप लग करके मिलता है आप लोगों को, वो जो है उसका प्रोविजन कहाँ है, जो स्टैंप पीछे लग के मिलता है, सेक्शन 60 में। अभी बताया आप लोगों को, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो पीछे मोहर लगी होती है ना,
जाएंगे जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वकील कहते हैं मिलेंगे कि दफा 60 लगी है या नहीं लगी है, यही बोलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट है वो। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट कहां पे मिलता है? सेक्शन 60 में। अब सेक्शन 60 की एंट्री कहां होती है? सेक्शन 51 में। क्लियर है ये चीज? अब देखिए थर्ड बुक संख्या 3 क्या है? विल एंड एडॉप्शंस अथॉरिटीज। जितने भी विल डीड्स हों, विल एग्जीक्यूट्स होंगी। अब एग्जीक्यूशंस है, विल का रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है, लेकिन कंडीशंस क्या है? आप विल रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ऑप्शनल है ना? ऑप्शनल का मतलब क्या है? आइदर रजिस्टर्ड और नॉट। अगर रजिस्टर्ड है तो जो है उस पर क्या है? बुक 3 में एंट्री हो जाती है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब, अब रजिस्टर्ड नहीं है तो नॉन रजिस्टर्ड बिल से रिलेटेड। अब नॉन रजिस्टर्ड बिल है तो आपके पास ऑप्शन है, जो चाहे वो करिए, आप उसको रखे रहिए ना। अगर आप उसको लीगल वैलिडिटी देना चाहते हैं तो कंडीशंस क्या है कि जो है आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के डिपॉजिट करनी पड़ेगी। उसका भी सेक्शंस रजिस्ट्रार ऑफिस में डिपॉजिट करनी पड़ती है। सेक्शन 42 देखिए। सेक्शन 42 सेक्शन 42 को पढ़िए। डिपॉजिट ऑफ बिल्स एनी टेस्टेटर में आइदर पर्सनली और बाय ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, या तो स्वयं जा सकता है टेस्टेटर या किसी भी पर्टिकुलर एजेंट के थ्रू। डिपॉजिट विद एनी रजिस्ट्रार हिज बिल। एनी रजिस्ट्रार, जरूरी नहीं प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड हो वहां जाकर के जमा करें। यहां पे एनी रजिस्ट्रार शब्द का इस्तेमाल है। आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है लखनऊ में, आप मुंबई में रहते हैं तो वहां डिपॉजिट कर सकते हैं। क्लियर? इट्स ऑप्शनल। ठीक है? एनी रजिस्ट्रार हिज विल इन ए सील्ड कवर सुपर सब्सक्राइब। उस पर क्या लिखा रहेगा कि जो है ये नॉन रजिस्टर्ड, इसको हम आपको डिपॉजिट। उससे क्या होगा? उसकी लीगल वैलिडिटी कभी भी अगर चैलेंज की जाएगी तो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है इस बात का सर्टिफिकेट देगा जब ये बिल एग्जीक्यूट की गई थी। बिल कब एग्जीक्यूट होती है? आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। तो जब डेथ हुई उसके बाद जो है या पहले जमा कर दी गई या करके या आफ्टर डेथ जमा। इस बात को जब आफ्टर डेथ जमा की जाती है तो उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट को भी अटैच किया जाता है। ठीक है? तो ये कंडीशंस होती हैं। अब सेक्शन 43 में प्रोसीजर ऑन डिपॉजिट ऑफ बिल। ठीक है? ये सब कंडीशंस है। ठीक, यहां तक क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम है? अब बचा बुक 4। बुक 4 होता है मिसलेनियस। यहीं पे कंसाइज करते हैं। ठीक है? बुक फर्स्ट इमूवेबल नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे वो बुक 1 में एंट्री की जाएगी। जो रिफ्यूजल होगा बुक 3 में। एडॉप्शन एंड विल। एडॉप्शन का क्या प्रोसीजर है? एडॉप्शन का कोई एडॉप्शन इंडिया में वैलिड है? इंडिया में वैलिड है? कोई इसके संस्था काम करती है? कारा, हाँ? हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट में भी जो है एडॉप्शन होता है। मुस्लिम में भी एडॉप्शन होता है। नहीं होता है। क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट। ठीक है? एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है? वहां पे एडॉप्शन। लेकिन एक आपका जो है जेजे एक्ट है, जेजे एक्ट में भी एडॉप्शन वैलिड बना रहता है। ठीक है? तो चलिए वो एक अलग सी बात। अब यहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन।
अब एडॉप्शन के लिए पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था, जब एडॉप्शन किया जाता था तब एक जो है जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था एक दत्ता होम किया जाता था, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा जो है, ठीक है, तो वो सब कंडीशंस अब नहीं, ठीक है। अब एडॉप्शन अगर करना है इन यूपी तो रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। यूपी में एडॉप्शन विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं, इन यूपी, अदर स्टेट्स में अलाउ है, ठीक। तो उसकी एंट्री कहां पे होगी, बुक नंबर 3। अब बुक नंबर 4 मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में क्या आएगा, आप लोगों को एक जो है मोड ऑफ ट्रांसफर एक्सचेंज पढ़ाया गया, पढ़ाया क्या है, कोई एक्सप्लेन? ठीक है, कोई बात नहीं, खुल के बोलो जो मालूम है। मनी टू मनी, मनी टू रिमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, हो सकता है। अब सपोज दैट आपकी कार 20,000 रुपए की है, ठीक है, आप कहते हैं 10,000 ले लीजिए, कार हमको दे दीजिए, एक्सचेंज है, सेल है, एक्सचेंज है। अगर वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 है तो वो सेल की कैटेगरी, ठीक है। अदरवाइज कहां पे डिफाइन है एक्सचेंज, किस सेक्शन में, ठीक है, हाँ बेटा, 180, उसको कायदे से पढ़िएगा, बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। तब जब ये कंडीशन होती है कि अगर कोई चीज एक्सचेंज की जाती है, अब एक्सचेंज कंडीशंस क्या होती, उसके लिए अब सपोज है आप लोगों को तो लंबा हो जाएगा जो, अब एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज होती हैं, जब कभी आप लोगों को कंसोलिडेशन एक्ट पढ़ाए, सब नहीं पढ़ाए हैं। अब सपोज दैट किसी पर्टिकुलर एरिया में कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन होने के बाद में जो है जहां पे जो है प्रारंभिक चकबंदी योजना डिक्लेयर की थी, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनने के बाद में तब कंडीशंस क्या होती कि जो है पोजीशंस ट्रांसफर की है, सेक्शन 30 कंसोलिडेशन एक्ट, सेक्शन 30 में पोजीशंस ट्रांसफर। अब जब पोजीशंस ट्रांसफर किए जाते हैं तब क्या है, कंसोलिडेशन एक्ट का जो है ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी जो है टेन्योर होल्डर्स के पास जितने भी खाते हैं उनको कन्वर्ट किया जाए, यही ऑब्जेक्ट होता है ना। अब सपोज दैट किसी भी जो है टेन्योर होल्डर्स के जो है प्लॉट में कोई मकान है, कोई कुआं है, कोई ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है, और किसी दूसरे जो है लैंड होल्डर्स को मिला है, और जिस लैंड होल्डर्स को वो अलॉट किया गया उसके में दूसरी चीज है। अब क्या यह होता है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्सचेंज हो जाता है, ये वैलिड एक्सचेंज माना जाता है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तब उसको चाहे तो आप रजिस्टर करें, चाहे तो आप रजिस्टर, अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो कहां पे आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए है, आप लोगों के समझने के लिए, ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसके बाद जब सेक्शन 52 कंसोलिडेशंस में जो है नोटिफिकेशंस होता है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बन जाते हैं और उन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में खतौनी में जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है उसमें इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्लियर है ना। अब सपोज दैट एक तो एक एग्जाम्पल, दूसरा होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट ऑफ पार्टीशन। कोई भी दो भाई हैं,
दो सगे भाई, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसको फिजिकली डिवाइड नहीं कर सकते, फिजिकली नहीं डिवाइड कर सकते। एक फैमिली सेटलमेंट होता है, फैमिली सेटलमेंट होने के बाद में जो है क्या कहा जाता है कि राइट विंग मिस्टर एक्स, लेफ्ट विंग मिस्टर वाई। अब इसके लिए क्या किया इन्होंने, एक वो कर लिया रिटेन डॉक्यूमेंट, जिसको बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट, उसको ले जाकर के रजिस्टर कराएंगे, वो कहाँ आएगा, क्लियर है। तो ये सिंपल सी कंडीशन है, ऐसे रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेबल। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है इसमें डिफिनीशंस क्लॉज में सिर्फ एक डिफिनीशन इंपॉर्टेंट, 2(1). यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल करता है तो बेटा बहुत सी चीजें, लेकिन बस वही बात है जो आपके एग्जाम में आएंगी वो चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेंस में अगर क्वेश्चंस आएगा, अभी मैं बता देता हूं, सेक्शन 18 पे आ सकता है, सेक्शन 35 पे आ सकता है, और इफेक्ट एंड नॉन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। इस्टेब्लिशमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, कभी कभी चीजें जो होती। अच्छा हाँ, जो एक मेन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी, वो चीज मैं सेक्शन से बता दूंगा किस सेक्शन से है, आप लोगों को समरी बता देता हूँ, फिर कल सेक्शन से बता दूंगा। अब कंडीशंस क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स डीड जो है लिख ली गई, एग्जीक्यूट भी हो गई, ठीक है, बिटवीन विटनेसेस। भाई ये तो हो ही सकता है ना कि आपने जो प्रॉपर्टी एलिनेट करना है वो आपने आपस में तय करके उसका फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, जो प्रिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन है अकॉर्डिंग टू द लॉ, बिल्कुल क्लियर है, आपने दस्तखत कर दिए, विटनेसेस ने भी दस्तखत कर दिए। अब कंडीशंस क्या है, अब कंडीशंस ये है कि आपको जो है रजिस्ट्रार के आप प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट करना है या तो आप सेम डे प्रेजेंट कर दीजिए, जिसमें उसमें जनरली यही होता है, जिस दिन सिग्नेचर हुए वहीं प्रेजेंट। अब तो जो है वहां पे बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक होता है, ठीक है, आपका एक जो है फोटो भी खींचा जाता है, ठीक है, ऑनलाइन जो है। अब कंडीशंस क्या है कि जो है दो कंडीशंस होती है कि आप बिल्कुल जो है एक हेल्दी पर्सन है, आप जा करके जो है कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश आप बीमार हो गए, ठीक है, आप जो है जिस दिन आपने जो है डीड साइन, विटनेसेस ने भी साइन की, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट नहीं कर पाए। अब नहीं प्रेजेंट कर पाए तब एक टाइम फ्रेमवर्क दिया गया है कब प्रेजेंट कर सकते हैं, जिस दिन एग्जीक्यूट की गई है उससे 4 महीने के। ये कहां पे लिखा हुआ है, कर लीजिए। सेक्शन 23 पढ़िए बेटा, कोई लोग पढ़ो। सेक्शन 23, टाइम फॉर प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। Subject to provision contained in section 24, 25 and 26, no document other than a will, will के लिए कोई टाइम नहीं है, other than will shall be accepted for registration unless presented for that purpose to proper officer within 4 months, underline कर लीजिए, within 4 months from the date of its execution। लेकिन कंडीशंस क्या है, अगर किसी भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, किसी भी सिविल सूट में कोई ऑर्डर दिया गया है, अब कंडीशंस क्या है, पार्टीशन डीड मिस्टर ए के फेवर में अलाउ हो गई, मिस्टर ए के फेवर में अलाउ हुई पार्टीशन डीड, इस बात को जो है
कोर्ट ने डिक्री में मेंशन किया है मिस्टर ए पर्टिकुलर पार्ट रजिस्टर्ड बिफोर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर विद इन 3 मंथ। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? डिक्री में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं अपने ऑर्डर में? ऑपरेटिव पार्ट में हो सकता, नहीं हो सकता? अपने ऑपरेटिव ऑर्डर में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? अकॉर्डिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस लिखेंगे ना। तो उस जो डिक्री बनाई गई, उस डिक्री में आपको एक डायरेक्शंस इशू किया गया कि जिस दिन से आपको सर्टिफाइड कॉपी आपने नकल अप्लाई की, सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पढ़ा है कि अभी नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं। अब कंडीशंस क्या होता है? कोई जजमेंट या डिक्री बन, ठीक है, जजमेंट ग्राउंड होता है, जजमेंट के परसुएंस में डिक्री बनती है। ऑर्डर 20 पढ़ा है ना? ऑर्डर 20 पढ़ा है ना? ऑर्डर 20 के तहत डिक्री बनती है। तो जब डिक्री बनी तो डिक्री बन गई। अब डिक्री आपको मिलेगी कैसे? आप जब तक वहां पे फोलियो नहीं अप्लाई करेंगे ऑफिस में, तभी तो सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। ओरिजिनल तो फाइल में रहेगी ना, रिकॉर्ड रूम में रहेगी। अब इसी बात को क्या कहता है? डिक्री में एक डायरेक्शन इशू किया गया है। डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिक्री व्हेन यू आर रिसीव्ड यू शैल कम टू द रजिस्टर ऑफिस एंड रजिस्टर्ड एफोरसेड पार्ट। ये लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? लिखा हुआ है। अब आपने अप्लाई किया, जजमेंट है 2 तारीख का, आपने 10 तारीख को अप्लाई किया, मिला आपको 31 तारीख को। रिसीविंग कब की है आपकी? जब आप फोलियो अप्लाई करते, किसी भी जजमेंट ऑर्डर को जो सर्टिफाइड कॉपी ली जाती है तो प्रैक्टिकल में वहां पे फोलियो अप्लाई किया जाएगा, ठीक है? ये रूल्स में आप लोग जब 36 में आएंगे तो जब मिले तो सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन है। ये किस लिए होता है? लिमिटेशन काउंट करने के लिए। जब आपको रिसीव हुआ तो उससे 3 महीने के अंदर करवाएंगे। भले वो डेट ऑफ ऑर्डर 2 महीने पहले का है। अब अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट इसमें स्पेशल कंडीशंस लिखी, जिस तारीख को एग्जीक्यूट किया गया, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब इसका प्रोविजो पढ़ लो बेटा, प्रोविजो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इतनी सब कहानी बताई सिर्फ प्रोविजो को समझाने। प्रोवाइडेड दैट a copy of a decree or order may be presented within 4 months from the date on which the decree or order made शब्द लिखा हुआ है, और where it is applicable within 4 months from the day on the। अब कंडीशंस क्या है? अगर डिक्री में डिक्री बनी है उसमें कोई डायरेक्शंस है विदिन 3 मंथ है तो आपको विदिन 3 मंथ आना पड़ेगा, तब यहां पे प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं करेगा, प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं करेगा। लेकिन अगर वहां पे कोई भी टाइम प्रेस्क्राइब नहीं है, जिस दिन आपने डिक्री रिसीव की है उससे 4, लेकिन विल से रिलेटेड उस पर एप्लीकेबल नहीं। क्लियर हुई बात? अब सपोज दैट आप 4 महीने प्रोड्यूस नहीं कर पाए। अब सपोज दैट आप आईसीयू में भर्ती थे या कुछ भी था, कोई भी कारण था, कोई भी कारण हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई कैसे कारण हो सकते हैं कि आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अब जब रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है तब उसके लिए कंडीशंस क्या है? अब यहां पे रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स को इंपावर्ड किया गया है, ठीक है? किस बात के लिए इंपावर्ड किया गया है? कि आप रजिस्टर्ड तो करेंगे लेकिन आप पेनाल्टी इंपोज कर देंगे, पेनाल्टी इंपोज कर देंगे। कितनी पेनाल्टी इंपोज कर देंगे? टोटल वैल्यूएशन का 10 टाइम्स। कहां पे लिखा हुआ है?
चश्मा खराब हो गया है। हाँ बेटा कहीं, हाँ हाँ बेटा ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। ये सब बहुत बहुत ही स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूँ जो आप लोग 4 बार पढ़ेंगे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उसे कितनी पेनल्टी इंपोज हुई अगर 4 महीने में प्रोड्यूस नहीं किया डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से? 10 टाइम्स। ठीक है, अब सपोज दैट, यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है ना। अब सपोज दैट ये मान लिया जाए कि मिस्टर ए ने जो प्रॉपर्टी मिस्टर बी को ट्रांसफर की है, ठीक है, मिस्टर ए के पास ट्रांसफरिंग राइट ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। जब ट्रांसफरिंग राइट ही नहीं है तो जो है मोड ऑफ ट्रांसफर इज वैलिड और वॉइड? मोड ऑफ ट्रांसफर वैलिड और वॉइड? वॉइड, ठीक है। लेकिन इन रजिस्ट्रेशन एक्ट give a specific provision, most important provision, section 23A। अब आपको लगता है कि जो है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई मिस्टर ए के पास राइट नहीं, आपको नॉलेज हुई 3 साल बाद। अब आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप जो है कैंसिलेशन ऑफ डीड में चले जाएं, सिविल कोर्ट। जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं? ये सारे पढ़े सेक्शन 27। सोच रहे होगे कहां कहां घुमा दिया। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 27 आप सारे। एक तो रेमेडी आपके पास एक अवेलेबल, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन प्रोवाइड की गई। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 3 साल के अंदर जा सकते हैं। ठीक है। अब सेक्शन 23A में रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स को पावर दी गई है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो क्लेम कर रहा है कि जो पर्टिकुलर डीड रजिस्टर्ड हुई है वो अनऑथराइज्ड पर्संस ने जो है एग्जीक्यूट की। क्लियर है ना? तो उस कंडीशंस में जो है उसको री रजिस्टर्ड किया जाएगा। लेकिन कब री रजिस्टर्ड किया जाएगा? अब देखिए मैं 20 से पढ़ रहा हूं। एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर सच डॉक्यूमेंट में विद इन 4 months फ्रॉम हिज फर्स्ट बिकमिंग अवेयर। जब नॉलेज हुई आपको, कब आप क्लेम कर सकते हैं? यहां पे भी लिमिटेशंस प्रोवाइड की। आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है जो क्लेम कर रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो अनऑथराइज्ड मैनर्स में हुआ है। ठीक है। तो आपको इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको डेट ऑफ नॉलेज क्या है, और जो डेट ऑफ नॉलेज से होगा वहां से लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। कितनी है? 4 months। केवल आपको कह देना ही नहीं कि हमको डेट ऑफ नॉलेज, उसके लिए जो है सब रजिस्टर का जो है सेटिस्फेक्शन मस्ट। आगे पढ़ लीजिए। Becoming aware that the registration of such document is invalid। आपको इस बात को प्रूव करना पड़ेगा। Present such documents or cause, underline करिए, cause the same to be presented in accordance with provision of part 6 for re-registration the office of registrar of the district in which the document was originally registered, and upon the registrar being satisfied, underline कर लीजिए, being satisfied that the documents was so accepted for registration from a person not duly empowered। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है
फॉर द पर्पज ऑफ मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ प्री। अब ये इसको कैसे बनाएंगे, टीचर्स कैसे बनाते हैं इसको, जो है प्रॉब्लम बेस्ड बनाते हैं। डेट का ध्यान रखिएगा, डेट का, ठीक है। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इसका प्रोविजो पढ़ लीजिए, प्रोविजो इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडेड दैट विद इन 3 months फ्रॉम द 12 day। अब ये कंडीशंस क्या है, जब ये जो है सेक्शंस सब्स्टिट्यूट किया गया उस समय की कंडीशंस के ऊपर है। यहां से सिर्फ प्रॉब्लम बनेगी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, वरना ये इन्फेक्शियस, ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड और कोई भी कंडीशंस नहीं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब कंडीशंस क्या है, आपने जो है प्रेजेंटेशन भी देख लिया, प्रेजेंटेशन लिमिटेशंस भी देख ली, ड्यूली अनऑथराइज्ड रजिस्टर्ड हुआ उसको भी देख लिया, ठीक है। अब कंडीशंस क्या आती हैं, अब कंडीशंस आती हैं कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है, आप लोगों को जो है एक प्रिंसिपल्स पढ़ाया गया होगा, डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया गया ना। अब पुराने का सेक्शन तो मुझे मालूम है, नया सेक्शंस मुझे नहीं मालूम है, मैंने पढ़ा नहीं है इधर, जो है बहुत दिन से रिवाइज नहीं किया गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट, लेकिन उसी के सेक्शन 92 एंड 93 था, ओल्ड 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट, वो तो याद है, नया वाला नहीं पढ़ा है तो नहीं याद है, जो है, ठीक है। सिमिलर प्रोविजंस ही जो है देख लीजिए कि कौन से सेक्शंस है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है कि कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अब वहां पे एक्सेप्शंस भी दिए गए, सेक्शन 92 में ही एक्सेप्शंस दिए गए। उसका फर्स्ट एक्सेप्शन ही है, अगर कोई जो है डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड किया गया और रजिस्टर्ड करने के सेम ट्रांजैक्शंस में कोई ओरल एग्रीमेंट किया जाता है, ओरल एग्रीमेंट, ठीक है। अगर ओरल एग्रीमेंट किया जाए तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ओरल एग्रीमेंट कब इफेक्टिव होगा, एक्सेप्शंस है ना। अब सपोज दैट जो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, जो उसके साथ एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस्टर ए को जो है किसी एक डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जाता है, अब अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर में इस बात को जो है लिखा है कि आपका प्रोबेशन 2 साल का है। आप लोग भी अपॉइंट होंगे तो 2 साल के लिए प्रोबेशन करेंगे, लेकिन आपकी स्किल्स को देखा जाएगा, अदरवाइज प्रोबेशन एक्सटेंड हो जाता है। इस बात की इंफॉर्मेशन दी गई कैसे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ओरल रूप, आपका एक्सटेंशंस बढ़ गया, प्रोबेशन टाइम बढ़ गया, आप जो है कहते हैं मुझे परमानेंट नहीं किया गया, मेरे एरियर इंक्रीमेंट्स नहीं लग रहे हैं, आप इसके लिए कोर्ट में चले जाते हैं। आप कहते हैं कि मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ओरल एग्रीमेंट इज इनवैलिड, हमको स्थायी किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है इसको, वो जो है, अब कंडीशंस क्या होती है, अब कंडीशंस इतनी है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, अगर सुना है नहीं सुना, साहिल, यूपी जेडीएलआर में, आप लोगों को नहीं मालूम है, जो टिपिकल टेन्योर होल्डर्स होते थे, यूपी जेडीएलआर में एक सेक्शन था, सेक्शन 6, ठीक है, उसके ऊपर बहुत से मुकदमे हैं, आज भी चल रहे हैं, ठीक है। आपका मकान यहाँ है और
आपने ट्यूबवेल बनवाया है यहाँ पे, तो क्या कहते थे, ये इसका शहर है। एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी, एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी, तो इसी तरीके से जो है कोई डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्टर्ड होने के बाद एक्स प्रॉपर्टी, अब एक्स प्रॉपर्टी के साथ आपने कह दिया ट्यूबवेल एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है, ये भी रजिस्टर्ड है। ये कैसे कहा, मौखिक रूप से कहा, तो वो इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, उसके लिए सेक्शन 48 को पढ़े। All non-testamentary document duly registered under this act and relating to any property, whether movable or immovable, अंडरलाइन कर लीजिए, यही सेक्शन ऐसा है, whether movable or immovable, shall take, shall शब्द का इस्तेमाल है, shall take effect against any oral agreement or declaration relating to such property, unless whether the agreement or declaration has been accompanied or followed by delivery of possession and the same constitute a valid transfer under law for the timing in force। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, पढ़ के बताइए। दैट्स राइट। अब कंडीशंस क्या होती है, किसी भी डीड में लिखा रहता है, आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दो, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से ही जो है पोजीशन ट्रांसफर टू जो है परचेजर, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन समझ लीजिए, अगर प्रॉपर्टी है, अब सपोज दैट आप लोगों ने ये भी देखा होगा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी होता नहीं होता है, आपने गए रजिस्टर ऑफिस के यहाँ, रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, आपने क्या किया, मकान की चाबी जो है परचेजर को दे दी, तो फिजिकल पोजीशन तो है ना। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन इंक्लूड्स बोथ पोजीशंस, फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव। उसी कंडीशंस की बात, तो क्या होगा, ये इफेक्टिव होगा नहीं होगा, बताइए किसने आंसर दिया। पोजीशन अगर ट्रांसफर हो गया तो होगा क्या, ओरल एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन, दैट्स राइट, रजिस्ट्रेशन जो है वैलिड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सर, हाँ बताइए। what was the section number? Can you please repeat? सेक्शन 48। Thanks. Section 58 of TPA, 6 type of mortgage, 1 type of mortgage, mortgage by deposit, क्या है दिमाग में नहीं आया, डिपॉजिट ऑफ टाइटल, सॉरी डिपॉजिट ऑफ टाइटल, डिपॉजिट ऑफ टाइटल, उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रोविजंस प्रोविजो में दिए गए। प्रोवाइडेड दैट ए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होती थी, ये कैसा हो, ये बेसिकली कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए होता था। भाई पुराने समय पे क्या था, लोग जहाजों से सफर करते थे, ठीक है, 3 ही जगह लागू था, टीपीए में लिखा हुआ है, मुंबई कलकत्ता मद्रास, ठीक है। वहां पे आप उनको जो है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस किए, उनके पास मनी कम पड़ी, किसी भी महाजन के पास जाते थे, अपनी प्रॉपर्टी के जो है कागज रखते थे, पैसा लेते थे, और जो है इसी को कहते हैं ना। लेकिन ये कहाँ था, ये कहाँ था, केवल 3 ही जगह। अभी प्रेजेंट टाइम एप्लीकेबल है नहीं है,
एप्लीकेबल है या नहीं है? काइंड्स ऑफ मॉर्गेज इज एप्लीकेबल इन इंडिया और नॉट? गिव एन एग्जांपल. एप्लीकेबल होता है बहुत सी जो है, जो आप लोगों को मालूम है शेयर मार्केट में इश्यूज आते हैं, ठीक है, तो इश्यूज आते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई जो है फाइनेंसर रहता है, ठीक है, तो जो फाइनेंसर्स रहते हैं तो फाइनेंसर्स विदाउट एनी एक सिक्योरिटी डेप्ट होता है, नॉन सिक्योर्ड डेप्ट एंड अनसिक्योर्ड डेप्ट. तो ये इश्यूज जो होते हैं सिक्योर्ड डेप्ट से होते हैं कि अनसिक्योर्ड डेप्ट से? सिक्योर्ड डेप्ट से होते हैं ना. तो उसी कंडीशंस में आज भी एप्लीकेबल है, लेकिन इन जनरल टर्म में एप्लीकेबल नहीं. इन जनरल टर्म क्या है? सिंपल मॉर्गेज. इन जनरल टर्म क्या है? सिंपल मॉर्गेज. सिंपल मॉर्गेज के लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है या नहीं? यह भी क्वेश्चन हो सकता है. सिंपल मॉर्गेज के लिए अगर प्रॉपर्टी 100 रुपए या 100 रुपए से कम की है तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है या नहीं? सेक्शन 100A पढ़ा है, टीपीए का नहीं पढ़ा है. 50 रुपए का भी अगर सिंपल मॉर्गेज है तो रजिस्ट्रेशन मस्ट. सिंपल मॉर्गेज हमेशा जिसको रहन बोलते हैं, दस्तमवारी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में जो है, ठीक है, लेकिन इसको जो है प्लेट से डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है. सिंपल मॉर्गेज प्रॉपर्टी 100 रुपए से कम भी है तो रजिस्ट्रेशन मस्ट, ठीक है. तो ये कंडीशन है. अब कंडीशन क्या है? अगर सिंपल मॉर्गेज है रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तब उसमें जनरली बैंक जो लोन देते हैं ना, मॉर्गेज करते हैं कोई प्रॉपर्टी, 2 तरीके से करते हैं. या तो वो फिक्स्ड लोन करते हैं या तो सिंपल मॉर्गेज करते हैं, ठीक है. सिंपल मॉर्गेज के लिए कोर्ट फीस कितनी होती है? 0.5%. 0.5% टोटल वैल्यूएशन. लेकिन इसके साथ 2% डेवलपमेंट चार्ज ऐड कर दिया था. इन यूपी और कहीं नहीं, पहले बताए देते हैं. 2.5% पड़ती स्टाम्प ड्यूटी टोटल वैल्यूएशन की. बैंक का मैनेजर एग्जीक्यूट करने स्पेसिफिक कंडीशंस है. अब इसी के साथ साथ अगर कोई जो है डॉक्यूमेंट्स लॉ द्वारा रिक्वायर्ड है कि वो रजिस्टर्ड और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता तो उसका इफेक्ट क्या होगा? सेक्शन 49 थोड़ा इवे नोट करके पढ़ा रहा हूं, कल बिल्कुल सीक्वेंस से बता दूंगा एक एक सेक्शन, ठीक है. इवे नोट करके कुछ सीक्वेंस चीजें आप लोगों को समझ में आए कि कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. सेक्शन 49 अब देखिए लिखा है नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 इज ए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और बाय एनी प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 टू बी रजिस्टर्ड शैल शब्द का इस्तेमाल. अब सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस ट्रांसफर क्या प्रॉमिस करता है, रेडी टू विलिंग इज परफॉर्म, यही ना सेक्शन 53 है. उसके लिए 2002 में अमेंडमेंट किया गया, रजिस्ट्रेशन मस्ट किया गया. उससे पहले रजिस्टर्ड होना था नहीं था, ठीक है, तो उसके बाद रजिस्टर्ड मस्ट किया गया. अब इसमें कंडीशंस क्या है? टू बी रजिस्टर्ड शेल आफ्टर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी compromise theory confirm any power to adopt
be received as evidence of any transaction affecting such property or confirming such power unless it has been registered. क्या मतलब हो गए? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या इफेक्ट होगा फर्स्ट क्लॉज में? इसका मतलब क्या होगा? अगर जो है सपोज दैट मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को जो है डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड नहीं कराए। पहले तालुकेदार क्या होते थे? 1 रुपया रुक्का पे 2 रुपया रुक्का पे जो है लिख देते थे। यही होता था ना जब रियासतें थी। ठीक है, अब इसमें कंडीशन है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स है, अब वो नॉन रजिस्टर्ड है। यही तो है, रजिस्टर्ड नहीं कराया बोथ पार्टीज ने, ना ही सेलर ने ना ही रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी किसकी? परचेजर की। जो खरीदता है उसको रजिस्टर्ड करो। अब मिस्टर बी ने जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं कराई, अब पिछले 10 साल से वो उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, मिस्टर ए के जो है दोनों बेटे S1 एंड S2 प्रॉपर्टी को जो है क्लेम कर देते हैं मिस्टर बी से। मिस्टर बी इस बात को क्लेम करते हैं कि जो है आपके फादर ने ही मुझको दी थी, लिखित में दी थी। लेकिन मिस्टर ए के जो है दोनों बेटे S1 एंड S2 इस बात को क्लेम करते हैं ट्रांसफर इज इनवैलिड। डिस्प्यूट्स क्रिएट होता है, सिविल कोर्ट में मुकदमा जाता है। यही कंटेंशंस बोथ पार्टीज रेज करती हैं। मिस्टर बी रेज बिफोर ऑनरेबल कोर्ट कि मिस्टर जो है S1 फादर्स ट्रांसफर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डेट सच एंड सच इन फेवर ऑफ मी, बट ड्यू टू सम कॉज जो है डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रजिस्टर्ड। आई एम जो है यूजिंग प्रॉपर्टी सिंस लास्ट 10 years। इनका राइट बन जाएगा, राइट बन जाएगा। इनके पास तो जो है प्रॉपर्टी है, राइट जो है बनेगा राइट। इन जनरल लेमैन बताओ, राइट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? दैट्स राइट, राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ इन आई ऑफ लॉ। इन आई ऑफ लॉ राइट ट्रांसफर नहीं हुआ तो किसमें बेस्ट हुआ करके? एसेंस। तो किसके पास प्रॉपर्टी रहेगी? तो उसी चीज को कहता है सब क्लॉज बी। इफेक्ट एनी इमूवेबल कंप्रोमाइज से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हुई ना? यहां पे सेक्शन 17 की जो है एंट्रीज में कोई भी जो है प्रॉपर्टीज आती इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है, तो आप ऐसे जो है क्या माने जाए? अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट माने जाएंगे। क्लियर है ना? जब आप अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट माने जाएंगे तो जो है कोर्ट क्या करेगी? किसके फेवर में ऑर्डर करेगी? आप किसके फेवर में ऑर्डर करेंगे? मिस्टर ए लीगल आयर। लेकिन इजमेंट्री राइट में ऐसा नहीं होता। इजमेंट्री राइट बेटा जो होता है जो है इजमेंट्री राइट जो है जब जो है कॉन्टिन्यूअस 20 इयर्स तक इंजॉय किया जाता है इजमेंट्री एक्ट में। ठीक है, लगातार 20 वर्ष तक निरंतर जो है उस यूज को। एडवर्स पोजीशन अगर आप 12 साल तक है, लेकिन एडवर्स पोजीशंस किसी भी जो है ओनरशिप की जो है ओनरशिप को जो है कर्टेल नहीं कर सकते। इसके ऊपर राइट टू काम, राइट टू कैलवे, ये सब जो है जजमेंट्स है। ठीक है, आपने इजमेंट्री राइट की बात की। इजमेंट्री राइट जब जो है
कंटिन्यूअस 20 ईयर्स तक विदाउट एनी इंटरप्शंस, ठीक है, यूज किया जाता है, तब इसमें एंट्री राइट क्लेम एडवर्ड प्रदेश में 12 साल हो गए। 12 ईयर